हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन केंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अपना जो एक अगली यूनिट चलने वाली है, जिसको हम यूनिट 3 का नाम दिया है ब्रिटिश नीतियां एवं उनके प्रभाव। अर्थात कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारतवासियों पर किस तरीके से नीति बनाई, किस तरीके से कानून बनाए और इस कानून का भारतवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात हमारे भारतीय साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके लिए कुछ चैप्टर्स डिसाइड किए गए हैं, यानी कि एलुसेंट में आपके कुछ खंड बाई खंड रखे गए हैं। उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करें शॉर्ट में। ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति, अर्थात ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में करने के लिए कौन कौन सी नीति बनाई। ब्रिटेन में आर्थिक नीति, अर्थात पैसे कमाने के लिए उन्होंने कौन कौन सी नीति बनाई। शिक्षा के लिए उन्होंने कौन कौन सी नीति बनाई और प्रशासन को चलाने, सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन कौन सी नीति बनाई। ठीक, ब्रिटेन की प्रेस नीति क्या है। जिस तरीके से पुर्तगालियों ने प्रेस की स्थापना की थी, ब्रिटेन वालों ने भी प्रेस की स्थापना की। ब्रिटेन की जो कल्चरल नीति है, सांस्कृतिक नीति है, उनकी स्थापना इन्होंने कैसे की। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने जो हर क्षेत्र में नीतियां बनाई, उसका भारतवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, वीडियो को क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियो वहां तक पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। ठीक है, शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज ये बता देंगे कि कुछ बच्चों ने पूछा था मुझे कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कि हम लोग जो सब्जेक्ट वाली होती है 40 नंबर का सब्जेक्ट जो आता है एनसीईआरटी का, वो कहां से कवर करेंगे। तो हम आपको बता दें कि बस ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 दिन में या एक सप्ताह में हम आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की आपको क्या कराने वाले हैं, 6 से लेकर 12 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी क्या कराने वाले हैं, एनसीईआरटी कराने वाले हैं, जिसमें आपको कक्षा 6 की पॉलिटी मिलेगी, 6 क्लास में आपको हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी। इसी तरह 7 में हिस्ट्री ज्योग्राफी मिलेगी और पॉलिटी मिलेगी। 8 की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मिलेगी। क्लास 9th में जब हम लोग पहुंचेंगे तो एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक, अरे एनसीईआरटी क्लास 9th, देखिए यहां पर एनसीईआरटी क्लास 9th, 10th और 11th और साथ ही साथ 12th, इन सभी को हम बहुत ही डिटेल में आपको कराने वाले हैं इसी तरीके से बना के। तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने पर आपके कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ फैक्ट भी क्लियर होंगे। ठीक, और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि खाली हम लोग एनसीईआरटी ही नहीं कवर करने वाले हैं, एनसीईआरटी ही नहीं कवर करने वाले हैं। हम लोग का एक मेन मुद्दा यह है कि हम लोग 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग एससीईआरटी की किताब भी, यानी कि जो बिहार स्टेट बोर्ड में पुस्तक चलती है कक्षा 6 की, 7 की एवं 8 की, ये जो किताबें चलती हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे से गहन अध्ययन करें। ठीक है, तो एनसीईआरटी के साथ साथ हमारी एससीईआरटी भी चलेगी, जो क्लास 6 से लेकर 8 तक की होगी, लेकिन 9 से लेकर 12 तक की जो हमारी एनसीईआरटी चलती है वहां का हम आपको डिटेल अध्ययन करवाने वाले हैं। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आज का हमारा जो चैप्टर है वह है ब्रिटिश नीतियां एवं उनके प्रभाव, यानी कि जिस तरीके से लॉर्ड वेलेस्ली ने व्यापकगत सिद्धांत अपनाया था, तमाम तरीके के सिद्धांतों को अपनाया था, उसी के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए, चलिए, हमारा पहला चैप्टर है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां, अर्थात ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए, स्थापित करने के लिए किस तरीके की नीतियों का निर्माण किया, उन सब के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज सभी जान जाएंगे। सबसे पहले सहायक संधि बनाई गई थी, है ना, सहायक संधि बनाई गई। उसके बाद व्यापकगत सिद्धांत बनाया गया। उसके बाद अन्य प्रकार की कुछ नीतियां थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सहायक संधि, व्यापकगत सिद्धांत एवं अन्य नीतियां। अन्य नीतियां में क्या है, सबसे पहले आती है घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, घेरे की नीति जो कि 1765 से लेकर 1830 तक चलेगी, 1813 तक। घेरे की नीति का मतलब है कि किसी राज्य को दूरों से घेर लेना, यानी कि नजर तो रखना लेकिन पास रह के ना, काफी दूर से उस राज्य पर नजर रखना। अधीनस्थ प्रतिकरण की नीति 1813 से 1858 तक की चलने वाली है। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक चलेगी और समान संघ की नीति 1935 से लेकर 1947 तक चलेगी। ठीक, आपने ये सब हो सकता है कभी ना पढ़ा हो, लेकिन जो बच्चे लूसेंट का अध्ययन करते हैं उनको इन सभी के बारे में जानकारी होती है। ये तथा कुछ हमारा मुख्य सिद्धांत। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा याद रखना है, सहायक संधि और व्यापकगत का सिद्धांत, इन्हीं दो सिद्धांतों से क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। थोड़ा इन सभी को डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, सहायक संधि के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सहायक संधि
सब्सिडियरी अलियंस क्या होता है, इसके बारे में जाने। पृष्ठभूमि एवं परिचय थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। उसने सैनिक सहायता देने के बदले भारतीय नरेशों से धन लेने की प्रथा शुरू की। अर्थात जो अंग्रेज लोग अपने सैनिक टुकड़ी देंगे भारतीय नरेशों को, भारतीय राजाओं के राज्य में सेना रखेंगे, उसके बदले क्या लेंगे, उनसे धन लेंगे, उनसे टैक्स लेंगे, और ये थोड़े मात्रा में नहीं लेंगे, बहुत अधिक मात्रा में ये लूट पार मचाएंगे। ठीक, इस अवधारणा को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध पर क्या कर दिया, लागू कर दिया। डुप्ले ने इसका प्रयोग किया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इसको अवध वाले क्षेत्र में लागू कर दिया। सहायक संधि को व्यावहारिक और सैद्धांतिक रूप से 1758 में बंगाल के गवर्नर बनकर एवं अंग्रेजी साम्राज्यवादी गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने स्थापित किया था। ठीक, लॉर्ड वेलेजली ने इसको मुख्य रूप से स्थापित किया था। तो जब सहायक संधि की बात आए तो लॉर्ड वेलेजली का नाम आपको याद रखना है, इतनी चीज। और लेकिन अगर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था तो वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। यहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, लॉर्ड वेलेजली का उद्देश्य कंपनी को भारत की सर्वोच्चता शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। यानी कि जो अभी तक भारत में सर्वोच्च शक्ति मुगल सल्तनत थी, मुगल सम्राट थी, ठीक, मुगलिया सल्तनत जो चल रही थी वो थी। लेकिन लॉर्ड वेलेजली का इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या करेगी, भारत में सर्वोच्च शक्ति बनकर उभरने के काम करेगी। ये इसका क्या था, एक फंडा था कि सबसे ऊपर अपनी कंपनी को दिखाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सहायक संधि की विशेषता क्या है, ये सहायक संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी अर्थात विशेषता क्या है। चलिए इसके कुछ प्रावधानों के देख लेते हैं। देशी रियासतें एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी जो शासन प्रबंध का परामर्श देगी। ब्रिटिश रियासतें जो हैं, देशी रियासतें क्या है, जो जितने भी देशी साम्राज्य हैं, ठीक है, चाहे अवध का साम्राज्य हो, बंगाल का साम्राज्य हो, पंजाब का साम्राज्य हो, ये एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगी। ठीक, यानी कि अंग्रेज एक प्रकार का सैनिक अधिकारी रखेगी, मुख्य अधिकारी, जो क्या करेगा, इस राज्य में शासन के प्रबंधन में क्या करेगा, परामर्श देगा। कुल मिलाकर सीधी भाषा में बोले तो अपनी टांग अड़ाएगा। ठीक है, क्या इससे पहले हमारे भारतवर्ष के जितने राजा थे, नरेश थे, क्या वो शासन प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे। ठीक, आपने प्राचीन काल से देखते चले आ रहे हैं, चाहे वो गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, हाँ, गुप्तोत्तर काल हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, दिल्ली सल्तनत के 5 साम्राज्य हो, मुगल सल्तनत हो, हाँ, उत्तर मुगल काल हो, पूर्व मुगल काल हो, क्या ये सभी शासन साम्राज्य का संचालन नहीं कर पा रहे थे। देखिए ये सब इनकी क्या है, नीति है भारतीय साम्राज्य को बहाने से हड़पने की। देशी रियासतों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। देखिए, भारतीय रियासतों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये इनकी जो बात है ये महा एक नंबर की झूठी बात है। हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तो तुमको परामर्श देने की क्या आवश्यकता है। क्या भारतीय नरेश जितने हैं वो शासन के संचालन में असमर्थ हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत लिखी गई है उनके हिसाब से। ठीक, लेकिन हम लोग को क्या करना है, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है। वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वयं स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य या अन्य यूरोपीय शक्ति के लोगों को सरल व्यापार या नौकरी नहीं देगी। आप इसका मतलब समझे, वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी, यानी कि जो सहायक संधि स्वीकार करेगी, वो क्या करेगी, कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य या यूरोपीय शक्ति के लोगों को सरल या व्यापार नौकरी नहीं दे सकती है। ये बात है, अगर संधि स्वीकार करती है तो। देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अंग्रेजी सेना रखेगी, ठीक, जिसका खर्च उस रियासत से को ही उठाना पड़ेगा। यह भी एक प्रकार की लूटमार पॉलिसी है कि किस तरीके से हम देशी नरेशों को, राजाओं को हम अच्छे से लूट सकते हैं। हाँ, जबरदस्ती की अपनी सेना रख रहे हैं, हालांकि सेना की जरूरत है नहीं है। क्या भारतीय सैनिक इस लायक नहीं है कि अपने राज्य की सुरक्षा स्वयं कर सके? ये क्या कर रहे हैं, ये टैक्स के माध्यम से, सैनिकों की सैलरी के माध्यम से धनों को ज्यादा से ज्यादा घसीट रहे हैं अपने तरफ। इनका मेन मकसद ये है। जब आप तमाम बड़े राइटरों की किताब पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत अध्ययन इसके बारे में बताया गया है कि आखिर क्या है, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। कुल मिला के लूटमार कंपनी इन्होंने खोल रखी है। ठीक, सेना खर्च के लिए नगद राशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी को सौंपना होगा। नगद राशि देंगे यानी कि कैश के रूप में पैसा देंगे, या कंपनी को क्या करेंगे, कुछ पैसा देना होगा। ठीक, कोई जगह अलॉट कर देनी होगी कि इसमें का जितना भी राजस्व आएगा कंपनी स्वयं रखेगी। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी, अर्थात वह अपनी विदेशी नीति कंपनी के सुपुर्द सौंप देगी। कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब है कि अगर जो भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर रहा है तो वो क्या करेगा, अब इस सहायक संधि के अनुरूप कोई वो राज्य जो है बिना अंग्रेजों की अनुमति के, बिना कंपनी की अनुमति के किसी दूसरे राजाओं को
से आक्रमण नहीं कर सकेगी, लड़ाई नहीं कर सकेगी, हर काम के लिए इनको अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बात इनकी रखी गई थी। हालांकि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जब संपूर्ण अध्ययन करेंगे विस्तृत से तो आपको लगेगा कि चाहे व्यापक सिद्धांत हो या सहायक संधि हो, दोनों ही संधि जो है भारत के लिए अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को लूटा गया है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अपनाई गई सहायक संधि को कुछ देशी राज्यों ने स्वतः स्वीकार कर लिया, तो कुछ राज्यों ने युद्ध पराजित होकर इस प्रणाली को स्वीकार कर लिया। कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि कुछ राज्य थे स्वतः उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनकी शक्ति जो थी अंग्रेजों की शक्ति से कम थी, और कुछ राज्य हैं क्या करेंगे, ये स्वतः स्वीकार नहीं करेंगे, इनको युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में वो हार जाएंगे तो उनको स्वीकार करनी पड़ जाएगी। इसके अलावा कुशासन का आरोप लगाकर भी वेलेजली ने कर्नाटक, तंजौर और सूरत के भी ब्रिटिश साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। वेलेजली द्वारा सहायक संधि के कुछ प्रमुख संधियां, ठीक है, संधियों द्वारा किस राज्य के साथ किस वर्ष में संधि की गई है, एक प्रकार के चार्ट में बताया गया है। सभी को हम लोग देख लेते हैं। हैदराबाद का निजाम, ठीक, निजाम द्वितीय जो है 1798, मैसूर जो कि वाडियार वंश है, मैसूर में 1799, तंजौर 1799, अवध सादत अली खान द्वितीय के नेतृत्व में 1801 में, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में, बरार यानी कि जो भोसले ये भी मराठा साम्राज्य से संबंधित है 1803 में, सिंधिया 1804 में, होलकर मल्हार राव होलकर द्वितीय 1818 में इन्होंने सहायक संधि की थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चार्ट बताया गया कि सीरियल वाइज अगर आपको लगाने को बोल दिया जाए तो किसने की, सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, फिर तंजौर, अवध, मराठा, बरार, सिंधिया और होलकर, इन लोगों ने की थी सहायक संधि बारी बारी से। चलिए अब व्यापक सिद्धांत के बारे में जानकारी हासिल कर लें। व्यापक सिद्धांत यानी गोद निषेध नीति है, हड़प नीति, राज्य हड़प नीति के नाम से भी नहीं जाना जाता है, कि अगर किसी राजा के पास कोई अपनी निजी संतान नहीं है तो वो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी संतान किसी दूसरे की संतान या कोई बालक को गोद नहीं ले सकता, अर्थात वहीं से उस राजा का सिलसिला समाप्त हो जाएगा और उस राज्य के मृत्यु के पश्चात क्या हो गया, वो संपूर्ण राज्य था अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। ये कुल मिला के एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है इन अंग्रेजों का। चलिए पृष्ठभूमि परिचय। लॉर्ड डलहौजी ने एक साम्राज्यवादी गवर्नर था, जो लॉर्ड डलहौजी था, ये अपने साम्राज्य को क्या करना चाहता, बड़ा कराना चाहता था। अब इसके लिए क्या करेगा, राज्य को मिलाना पड़ेगा। राज्य को मिलाने के लिए इसने क्या कर दिया, गोद निषेध नीति यानी राज्य हड़प नीति उसने लागू कर दी। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपने विस्तार हेतु युद्ध कुशासन का आरोप, कंपनी की बकाया धनराशि तथा व्यापक सिद्धांत को अपनाया। इन्होंने क्या किया, युद्ध के माध्यम से कुशासन का आरोप लगाया, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उन्होंने 1856 में क्या किया था, अवध को मिला लिया था। कंपनी की बकाया धनराशि एवं व्यापक सिद्धांत के अनुसार इन्होंने देश में जितनी भी रियासतें थीं, जितने भी नवाब थे, उन सभी को हराकर उनके राज्य को अपने एरिया में मिला लिया। ये इसने किया। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अधिकतम आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु इन्होंने नीतियां अपनाई थी। देखिए कोई भी अंग्रेज जबरदस्ती की नीतियां ठोक रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, राज्य को हड़पना चाह रहे हैं। और राज्य को हड़पना क्यों चाह रहे हैं, क्या ये राज्य की सब्जी रोटी बनाकर खाएंगे क्या, ऐसा नहीं है। उस राज्य के एरिया में जितनी भी आमदनी होगी, आय होगी, चाहे वो खनन से हो, व्यापार से हो, हाँ कृषि से हो, इससे ये क्या कर रहे हैं, अपना लाभ देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अपने लाभ को बढ़ावा दे रहे हैं। अपने देश से, भारतवर्ष से धन को निकाल कर ये ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं। ठीक, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत एक पुस्तक दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें यही सब के बारे में संपूर्ण बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापक सिद्धांत हड़प नीति आखिर है क्या, इसके बारे में। यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई एक विलय नीति है। विलय नीति यानी कि भारतीय साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना। ठीक, व्यापक सिद्धांत से तात्पर्य है कि पैतृक वारिश न होने पर, यानी किसी राजा के पास कोई संतान नहीं है, उसकी वास्तविक संतान नहीं है, तो इस स्थिति में ब्रिटिश कंपनी अपने अधीनस्थ या पराधीन देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या करेगी, मिला सकती है और मिला लेगी। मिला लिया इसने। हालांकि संपत्ति का अधिकार बना रहेगा, संपत्ति का अधिकार उसी राजा के परिवारों को बना रहेगा, लेकिन जो राज्य है वो संपूर्ण राज्य ब्रिटिश कंपनी के हाथों में आ जाएगा। ये समझ गए आप। चलिए, डलहौजी के समय से पहले जयंतिया, कोझिकोड, गुलेर, कन्नानूर, कित्तूर, कुटलेहर, कोगाडू और कांगड़ा की रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिद्धांत के अनुसार क्या कर दिया था, अपने साम्राज्य में अधिग्रहण कर लिया था। चलिए और थोड़ा सा आगे बचा है। इस हेतु डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई और भारतीय राज्य को 3 श्रेणी में विभाजित कर दिया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने राजाओं को गोद लेने की प्रथा पर क्या कर दी, पाबंदी लगा दी और सब राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। श्रेणी, थोड़ी सी श्रेणी 3 भाग, देखिए 3 श्रेणी दी गई है यहाँ पे।
और उसके बाद इंसर्जेंट से क्या परिभाषित करके निकाला जा रहा है, और गोद लेने का अधिकार, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना जरूरी है। प्रथम श्रेणी में कौन आते हैं? वे राज्य जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था, ठीक, और गोद लेने की पूर्णता इस पर क्या कर दी गई? पाबंदी कर दी गई। द्वितीय श्रेणी में क्या है? वे राज्य जो अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ थे, गोद लेने से पहले अंग्रेजी सरकार की सहमति थी। इसमें यानी इसमें पाबंदी पूरी है, लेकिन इसमें क्या करेंगे? गोद लेने से पहले अंग्रेजी सरकार की यहाँ पे सहमति होनी चाहिए। तृतीय श्रेणी, रियासत जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रही, गोद लेने की प्रथा में क्या थी? कोई हस्तक्षेप नहीं था। तीन तरह के थे। एक ऐसे हैं जिनको कोई पूर्णता पाबंद है, गोद नहीं ले सकते। दूसरे प्रकार के वो हैं जो गोद तो ले सकते हैं लेकिन ब्रिटिश सरकार की सहमति से। और तीसरा है वो पूरे पाबंद नहीं, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है उन पर, गोद लेने की प्रथा पर वो ले सकते हैं, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। चलिए, व्यापकत सिद्धांत का क्रियान्वयन। डलहौजी द्वारा व्यापकत सिद्धांत के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित रियासतों को ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बाघाट 1850, ठीक, और उदयपुर 1852, झांसी 1852, नागपुर 1854। इस राज्यों को इस वर्ष में इन्होंने क्या किया? मिला लिया। अब ऐसे ही लाइन से आपको भी देख लेना है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, कुल मिलाकर इन्होंने 7 राज्यों को क्या कर लिया था? विलय नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको इतना ही पता चला कि कैसे किस तरीके से व्यापक सिद्धांत, है ना, 3 प्रकार के सिद्धांतों को हम लोगों ने देखा। यहाँ पर एक बार और मैं आपको जो अन्य वाले हैं उसको मैं बता दूं थोड़ा सा। देखिए, सहायक संधि आपने देखी, हाँ, किस तरीके से सहायक संधि चलाई गई। उसके बाद व्यापक सिद्धांत आपने देखा। अन्य प्रकार की नीति, घेरे की नीति है, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति है, अधीनस्थ संघ की नीति है और समान संघ की नीति है। 4 संघ नीतियां अलग हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सहायक संधि और आपका डॉक्टर लाइन ऑफ लैप्स है आपका, ठीक है, यानी कि व्यापक सिद्धांत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।